हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सबके सामने लाया हूं हिंदी साहित्य से बहुत अधिक कह लीजिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको साथियों जिसकी साहित्य से जिसका अध्ययन करने से हम जो है हिंदी साहित्य से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें हम जो है उत्तीर्ण हो सकते हैं, उनमें हम जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये जो आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जो एमसीक्यू करवाए गए हैं, जो कह लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो विचार विमर्श हम आज करेंगे, ये काफी जो है महत्वपूर्ण है आपको जो है सफलता दिलाने में हिंदी साहित्य के में किसी भी जो परीक्षा में। ठीक है साथियों, आप बड़े ही ध्यान से इनको देखें। ठीक है, बड़े ही ध्यानपूर्वक इनको देखें और जो है इन्हें स्मरण रखने का, याद रखने का आप जो है प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आप जो है हमसे जो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हो, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से जो है आप जो है बिल्कुल हिंदी साहित्य की जो आप कह सकते हैं हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है हमें इन नंबरों पर भी जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फ्री हिस्सा भी बन सकते हैं, उन जो आपके समक्ष जो है ये नंबर है इनके माध्यम से। ठीक है साथियों, तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका जो है हम आज जो है बिल्कुल विस्तार रूप में जो है उनको जानेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है हमें जो है आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं बड़े ही कह लीजिए बड़ी मेहनत के साथ इनको इकट्ठा कर कर आपके समक्ष रखे जाते हैं, ताकि आप जो है अपनी जो परीक्षाओं में जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आप जो है सफलता हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, वो है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, यानी कि हिंदी का जो प्रथम व्याकरण जिन्होंने लिखा वो विद्वान कौन है। ठीक है, उसके बारे में हमने जाना है। ठीक है, ए ऑप्शन में हमारे पास है जयशुआ कैटलर। ठीक है, बी में है किशोरी दास वाजपेयी, सी में है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी में है कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान थे वो साथियों थे जयशुआ कैटलर। ठीक है, ए ऑप्शन में हमारे पास जयशुआ कैटलर है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है हिंदी का प्रथम जो व्याकरण लिखा था। ठीक है, बाद में शुद्ध रूप में अन्य विद्वानों के माध्यम से भी हिंदी व्याकरण लिखे गए, पर लेकिन सबसे पूर्ण अवस्था में कह सकते हैं हम, सबसे पहले जो कह सकते हैं हम वो लिखा जयशुआ कैटलर ने। ठीक है जी, ए ऑप्शन हमारे पास है जयशुआ कैटलर, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, हरिदास जो संप्रदाय है, हरिदासी जो संप्रदाय है उसको अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों हरिदास संप्रदाय है जो उसे सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन में हमारे पास है सखी संप्रदाय। ठीक है, सखी संप्रदाय। ठीक है, अष्टशाप संप्रदाय ए ऑप्शन में, बी में राधा वल्लभ संप्रदाय, सी में हमारे पास है सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय बिल्कुल राइट आंसर साथियों। ठीक है, और डी में है चित्त संप्रदाय। तो अष्टशाप संप्रदाय, अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। ठीक है, 1565 में अष्टशाप की स्थापना की, और किसने की? तो ये इसकी स्थापना की थी विठल नाथ जी ने। ठीक है, विठल नाथ ने। ठीक है, विठल नाथ जी ने की थी। ठीक है, इनकी स्थापना अपने क्या अष्टशाप की स्थापना विठल नाथ जी ने की 1565 में, जिसमें चार कवि जो थे वो भल्वाचार्य जी के थे। ठीक है, चार कवि जो थे वो भल्वाचार्य के थे, भल्वाचार्य के चार कवि। ठीक है, और चार कवि थे वो थे विठल नाथ के, विठल नाथ के थे चार कवि। ठीक है, तो इससे हुई अष्टशाप की स्थापना। ठीक है, इससे हुई अष्टशाप की स्थापना, और कृष्ण संप्रदाय में सबसे मुख्य रूप में कह लीजिए जिसने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की वो थे सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी जो हैं वो, सूरदास जी जो हैं वो अष्टशाप के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कवि है
ठीक है, महत्वपूर्ण कवि है अच्छाव के सूरदास। ठीक है, सूरदास ने ही वात्सल्य रस का प्रयोग किया। ठीक है, वात्सल्य रूप में जो है श्री कृष्ण जी का वर्णन किया। ठीक है, और पहले कहते हैं कि वो दास्य भाव में लिखते थे, बाद में अपने भल्वाचार्य के मिलने के पश्चात, उनके भेंट होने के पश्चात इन्होंने जो है दास्य भाव से छोड़कर सख्य भाव में लिखना शुरू कर दिया, वात्सल्य भाव में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर यहां पर है सखी संप्रदाय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन को हमने इनमें से जो है बिल्कुल अलग करना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ए में है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ये जो कथन है साथियों, ए कथन बिल्कुल सही कथन है और हमने देखना है असत्य। तो बी में है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है साथियों। सी, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, तो ये भी सही है साथियों कि रीति सिद्ध कवियों में प्रतिनिधि कवि जो है वो बिहारी है। ये हमने रीतिकाल में देखा। तो ऑप्शन ही हमारे पास साथियों एक बचती है, वो बचती है डी। तो यही हमारा आंसर है कि केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। नहीं, केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा है। ठीक है, रीति मुक्त में कौन था? रीति मुक्त में थे, हमने जब रीति काल का अध्ययन किया, कौन कौन थे ये देखते हैं हम, कौन कौन से थे वो कवि। घनानंद, ठीक है, बोधा ठाकुर, ठीक है, घनानंद, बोधा ठाकुर, आलम और दृषदेव। ठीक है, दृषदेव, ये कवि जो थे ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, सॉरी, रीति मुक्त धारा के कवि है, रीतिकालीन तो है ही, सारे कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। लेकिन रीति मुक्त में कौन कौन आता है? घनानंद, जो कि रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद। ठीक है, बोधा ठाकुर, आलम, दृषदेव। तो हमारा आंसर डी है, क्योंकि केशव जो है वो रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? यानी कि जो द्वितीय उत्थान है वो कहां तक जो है आचार्य शुक्ल जी ने माना है? तो ए ऑप्शन में हमारे पास है साथियों 1893 से 1918 और 1900 से 1920, 1885 से 1918 सी में, और डी में 1903 से 1920। ठीक है, तो साथियों क्या है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान समय माना है 1893 से 1918। ठीक है, 1893 से 1918। तो ठीक है साथियों, तो इन्होंने शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान कब से माना है? 1808 से 1893। ठीक है, ये प्रथम उत्थान है। ठीक है, और द्वितीय उत्थान कौन सा है? द्वितीय उत्थान जो है वो है 1893 से 1918। ठीक है, ये है द्वितीय उत्थान, ये है द्वितीय उत्थान। ये है द्वितीय उत्थान। ठीक है, अब हमारे पास आता है 1903 से 1920, लास्ट में देखिएगा 1903 से 1920, 1903 से 1920 तक क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, ये था सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान माना है
1893 से 1918। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ए ऑप्शन में है हमारे पास ग्रियर्सन, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी का भक्ति काल का बाहरी आक्रमण जो की प्रतिक्रिया माना, वो माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखो, एक स्टेटमेंट थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल का उद्भव हुआ वो कहां से माना कि बाहरी इस्लाम से हुआ। ठीक है, बाहरी इस्लाम से माना। ठीक है, इन्होंने माना कि भारी इस्लाम इस करके बोला, इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि देखो इनका मानना था कि उस समय काफी भारत पर जो है आक्रमण हुए थे। ठीक है, भारत पर जो है राजाओं के आक्रमण हुए थे। उन राजाओं ने क्या किया था कि भारी आक्रमण कर कर सब कुछ धन दौलत जो है वो लूट ली थी। ठीक है, धन दौलत जो है वो लूट ली थी। ठीक है, भारत में जैसे कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने किए, ठीक है, आक्रमण किए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बोलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जब इस्लाम धर्म का जब आगमन हुआ, ठीक है, तो जो हिंदू जनता है उनके पास भगवान की शरण में जाने के सिवा कुछ और भी नहीं था। ठीक है, इसीलिए जो है कहते हैं कि भक्ति काल का जो है आरंभ हुआ, और हिंदू जो संस्कृति में जो भक्ति काल है, जो जो कह सकते हैं भक्ति जो है वो आई, वो इस्लाम की बदौलत आई। ठीक है, क्योंकि भारी आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो ये मानना है भारी आक्रमण का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काफी महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ए ऑप्शन में हमारे पास है काव्य प्रकाश, बी में काव्य निर्णय, सी काव्यांग प्रकाश, और डी रस सारांश। तो आचार्य भिखारी दास ने जो काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा तो वो साथियों हमारे पास है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय काफी साथियों इनकी जो कह लीजिए महत्वपूर्ण रचना है। काव्य निर्णय में जो आचार्य भिखारी दास जी ने काव्य शास्त्री ग्रंथ है ये, इसमें काव्य शास्त्री ग्रंथ के काव्य शास्त्रों के भेदों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, काव्य शास्त्र पर जो है विचार विमर्श किया गया है। साथ ही ये काफी बार जो है काव्य निर्णय इनकी जो ये कृति है काफी बार पूछी जा चुकी है कि किनके द्वारा रचित है, तो वो भिखारी दास द्वारा रचित है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखो साथियों, हमें हर बार ये बोलते हैं कि काफी मतलब महत्वपूर्ण है, आप इसको बड़े ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न जो आपसे जो विचार विमर्श इन पर किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि ये काफी बार जो है एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं हिंदी साहित्य के। तो आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें और इनको समझने का प्रयास कीजिए, आपको आगामी परीक्षाओं में भी ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे समक्ष है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ठीक है, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए ऑप्शन में हमारे पास है फ्रैंक ई के, बी में है मैक्स मूलर, सी में है जॉर्ज ग्रियर्सन, और डी में है रामचंद्र शुक्ल। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो है फ्रैंक ई के। ठीक है जी, फ्रैंक ई के जो है वो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक माने गए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। द्वैतवाद के प्रणेता हैं, अब हमने ये बताना है कि द्वैतवाद के जो प्रणेता है, ठीक है, जो आचार्य हैं, जो कह सकते हैं कि जो संस्थापक हैं वो कौन है द्वैतवाद के? ठीक है, ए में है मध्वाचार्य, बी में है भल्वाचार्य, सी में है रामानुचार्य, और डी में है रामानंद। ठीक है, तो द्वैतवाद के जो प्रणेता हैं साथियों वो है ए ऑप्शन में मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद जो है द्वैतवाद के प्रणेता माने जाते हैं मध्वाचार्य जी। ठीक है, बल्वाचार्य जी के है शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद।
ठीक है, और इनका है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, और रामानंद जो है रामानंद जो डी ऑप्शन में हमारे पास रामानंद है, रामानंद जो है ये जो है राम भक्त कवि थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये है निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के जो है कवि जो लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ए आचार्य केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, या डी बिहारी को। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है वो माना है चिंतामणि को। ठीक है जी, चिंतामणि को आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, और इसी के साथ जो है बिहारी जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के, ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोहे कितने हैं? 713। ठीक है, बिहारी सतसई, ठीक है, इनकी जो रचना है जिसमें 713 दोहे हैं। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को बी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह किसका कथन है? ठीक है, ए शिव प्रसाद तारे हिंद, बी गारत तासी जी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये किन्हों ने कहा था? तो ये साथियों कहा था गारसा ततासी जी ने। ठीक है, जो गारतासी जी जो थे वो हिंदी के जो है कह सकते हैं हम कि बड़े ही विरोधी थे। ठीक है, हिंदी के बड़े विरोधी थे, लेकिन उर्दू भाषा के ये पक्षपाती थे। कहीं ना कहीं उर्दू भाषा का गारतासी जी पक्ष करते थे। ठीक है, तो उर्दू का इन्होंने पक्ष किया और हिंदी का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट है जो है, ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये गारतासी जी की है। और अब आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी जो है उन्होंने कहा हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा से अपकृष्ट भाषा है, आवष्कृत भाषा है। ठीक है, यह कहा जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कि हिंदी जो है वो अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेजी के भाषा के द्वारा अपकृष्ट भाषा मानी जाती है। कौन सी? हिंदी। अब आते हैं शिव प्रसाद तारे हिंद। अब जो शिव प्रसाद तारे हिंद थे, ठीक है, ये थे उर्दू, ठीक है जी, उर्दू मिश्रित हिंदी बोली के पक्षपाती। ठीक है, कौन? शिव प्रसाद। और राजा लक्ष्मण सिंह जो थे, हमारे ऑप्शन जो डी में है, वो थे संस्कृत मिश्रित हिंदी। ठीक है, संस्कृत मिश्रित हिंदी। ठीक है साथियों, ये आपको मैंने जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सबका मैंने जो है कह सकते हैं हम विस्तार से आपको बता दिया कि किस प्रकार ये हिंदी के बारे में सोचते थे, क्या विचार थे इनका हिंदी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामानुजाचार्य के, ठीक है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो किसकी उपासना होती थी? ए शंकर, बी ब्रह्मा जी की, सी विष्णु, और डी लक्ष्मी जी की।
तो रामानुज के श्री संप्रदाय में जो साथियों उपासना होती थी वो होती थी विष्णु जी की। ठीक है, रामानुज के श्री संप्रदाय, याद रखिएगा आप, श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो वो होती थी विष्णु की। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवृत्त संप्रदाय है? द्वैतवाद बिल्कुल आसान है, ये भक्ति काल से संबंधित है। तो ए निर्वाकाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी रामानुज या डी मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद जो है वो किस आचार्य द्वारा प्रवृत्त संप्रदाय है? तो वो है मध्वाचार्य जी द्वारा। ठीक है, मध्वाचार्य जी ने जो है द्वैतवाद जो है उस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो उसके संस्थापक रहे मध्वाचार्य जी। तो डी ऑप्शन में हमारे पास मध्वाचार्य जी हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है डी। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आप जो है मास्टर कोडर हिंदी से संबंधित या अन्य जैसे ईटीटी, ठीक है 5994, ठीक है मास्टर मिस्टर 4185, पीटीआई 2000, आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि 250, ठीक है, इनसे संबंधित आप जो हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग का जो है माध्यम बनना चाहते हैं, तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है बिल्कुल विस्तार पूर्वक जो है आप चाहे किसी भी मतलब ईटीटी से हो, मास्टर मिस्टर से हो या किसी भी कह लीजिए कि किसी भी कैडर से हो, सभी से आपसे विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की जाएगी और आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से संतुष्टिजनक जो है आपको परिणाम भी दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये नंबर है, आप इन नंबरों से आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे जो है व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका भी आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल मुफ्त में या फ्री में जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या होगा साथियों, आपको जो है अपना नेम यानी कि अपना नाम, पेपर, जिस किसी पेपर की आप हमसे जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पेपर का आप उसको पेपर टाइप करें जी। ठीक है, ठीक है, फिर आता है सिटी यानी कि शहर, सिटी हो, शहर हो या गांव हो या विलेज हो, आप किसी भी हो, आप हमसे जो है लिखकर आप मेल हो फीमेल, ठीक है, ये सब आप टाइप कर कर आप हमें जो है इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? ठीक है, हमने साथियों कुछ क्षण पहले किया था, क्वेश्चन था हमारे पास कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो द्वितीय उत्थान माना, ठीक है, द्वितीय उत्थान माना किसका? आधुनिक काल का। तो वो कहां से माना? ठीक है, वो था हमारे पास, हमने देखा था 1893 से 1918 तक। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रथम उत्थान, ठीक है, प्रथम उत्थान कब से माना गया है? तो 1850 से 1885 ए ऑप्शन में है, बी में 1857 से 1900, ठीक है, ईस्वी, बी में है ये, सी 1868 से 1893 और डी में है 1800 से 1850। ठीक है, तो शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान माना साथियों 1868 से 1893। ठीक है, 1868 से 1893 का जो समय है वो आचार्य शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय माना है। ठीक है साथियों, तो सी ऑप्शन में हमारे पास है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान ये माना है। ठीक है, आधुनिक काल का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री भलवाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? यानी कि भलवाचार्य जी हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति को जो प्रतिष्ठित किया उनका दार्शनिक आधार क्या था? ए अद्वैत दर्शन था, बी द्वैत दर्शन था, सी शुद्धाद्वैत दर्शन या डी द्वैताद्वैत दर्शन। तो भलवाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उनका जो दार्शनिक आधार था वो था शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन जो है इनका कृष्ण भक्ति का जो है दार्शनिक आधार माना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए।
ए ऑप्शन में हमारे पास है रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है, ए ऑप्शन में है हमारे पास। ठीक है, बी में है हमारे पास रीति काल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, सी में है हमारे पास रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्ण हुआ है, सी है, बिल्कुल सही है। डी, ठीक है, रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। ठीक है, अब इनमें से हमने सही देखना है कौन सा है। ठीक है, ए भी जाना हमने, बी भी जाना, सी भी जाना और डी भी जाना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? उन्होंने पूछा गलत, हमने गलत, यानी कि वो रीति काल के बारे में तो गलत है, लेकिन वो हमारा आंसर होगा। उन्होंने पूछा कि वह विशेषता है, एक विशेषता गलत है, उसे हमें पहचानना है, तो वो कौन सा है? तो वो गलत विशेषता हमारे पास है कि रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ। ठीक है, ये गलत है। रीति काल में अलंकरण की प्रधानता थी, ये भी बिल्कुल सही है। रीति काल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये भी सही है बिल्कुल। रीति काल में जो ब्रज भाषा थी उसका उपयोग अधिक मात्रा में किया, प्रचुर मात्रा में हुआ, और रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही, ये भी सही है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। कौन कौन सी? ए, बी और डी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सी रहती है? सी। ये गलत है कि आलंबन रूप में वर्ण हुआ, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। पुरानी हिंदी, ठीक है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी, ए चंद्र शर्मा गुलेरी जी, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों कि पुरानी हिंदी ग्रंथ का जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब पुरानी हिंदी को, पुरानी हिंदी को प्राक्तभाष हिंदी, प्राक्तभाष हिंदी, ठीक है, हिंदी किसने कहा? तो वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था पुरानी हिंदी को प्राक्तभाष हिंदी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे को अभी ये ज्ञात हुआ सी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनको पुरानी हिंदी को प्राक्तभाष हिंदी कहकर पुकारा है। ठीक है साथियों, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आगामी जो भी एग्जाम आपके होंगे, आपकी जो परीक्षाएं होंगी, उसमें ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। इनमें से कौन आलावार महिला संत है? ठीक है, ए अडाल, बी आजमकाइश, ठीक है, सी सहजोबाई, डी मीराबाई। ठीक है, अडाल भक्त। ठीक है, तो कौन थी वो है ए ऑप्शन में अडाल। ठीक है, आलवार एक ही महिला भक्त थी, वो थी आडाल। ठीक है, आलवार। ठीक है, आलवार हमने ये किया था साथियों भक्ति काल में। आलवार जो है, आलवार का अर्थ होता है साथियों ज्ञानवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष। और आलवार जो है तमिल शब्द है। ठीक है, आलवार जो है तमिल शब्द है। आलवार कितने भक्त थे? आलवारों की संख्या कितनी थी? आलवारों की संख्या थी साथियों 12। ठीक है, और दिव्य प्रबंध नाम से, ठीक है, इनका वर्णन किया गया है। 4000 के करीब बंद जो है पद पाए जाते हैं। ठीक है, मीराबाई जो है कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, इन्होंने भी काफी लिखा, नरसिंह जी का मायरो, ठीक है, और अन्य भी काफी लिखे इन्होंने, ये कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। लोग है कि लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचिता कौन है? ठीक है, ए आलम है, बी दिसदेव, या सी घनानंद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है साथियों, ये कही घनानंद जी ने। ठीक है, घनानंद जी ने कही। और घनानंद जी क्या है? मैंने अभी आपको कुछ क्षण पहले ही बताया, घनानंद क्या है? रीति मुक्त काव्य धारा के
प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कवि, ठीक है। प्रतिनिधि कवि है गणानंद जी, ठीक है, आलम द्रिजदेव, गणानंद ठाकुर, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये रीति मुक्त से है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है ये रीति मुक्त से है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है, हमने ये जानना है। ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राज्य या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के जो रचयिता है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। और रचना काल है, ठीक है। तो साथियों इसका जो रचना काल है वो है 1996, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा बच्चन सिंह ने। डी ऑप्शन में हमारे पास हमें हमारा आंसर मिल चुका है, डी बच्चन सिंह। साथ मैं आपको यह भी ज्ञात करवा दूं कि इसका जो रचना काल है वो है 1996, ठीक है। यह भी आगे आपको आगामी परीक्षाओं में या कहीं भी आपको जो है ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा। अच्छी बात है कि बच्चन सिंह ने, ये तो हमारा आंसर हो गया। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि 1996 में ये लिखा गया, ठीक है जी, 1996 ईस्वी में ये लिखा गया। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? अब हमने देखना है कि वह कौन सा है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। ए भलवाचार्य, ठीक है, बी मध्वाचार्य, सी शंकराचार्य और डी रामानुचार्य। तो इनमें से कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं माना जाता? तो साथियों वो एक ही है, तो वो है शंकराचार्य जी, ठीक है। शंकराचार्य जी जो है वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं माने जाते। बाकी तीन जो है हमारे पास भलवाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, ये तीनों के तीनों जो है वैष्णव भक्ति से संबंध रखते हैं, लेकिन शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति से संबंध नहीं रखते। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है साथियों। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, कवित रत्नाकर। ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो कवित रत्नाकर के जो रचनाकार है साथियों वो है सेनापति, ठीक है जी। सेनापति रीतिकालीन कवि है, ठीक है। सेनापति रीतिकालीन कवि है, ठीक है। और कवित रत्नाकर इन्हीं की रचना मानी गई है, सेनापति जी की। तो बी ऑप्शन में हमारे पास सेनापति है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से किया? ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से किया? ए में है इस्तवारदा लेत्रु एंदु ए एंदुस्तानी, ठीक है, गारतासी जी का है ये, ठीक है, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एरविन ग्रीव्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो ये थे ए बी सी डी, हमने जो ऑप्शन देखे। अब हमने ये जानना है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी जो हैं इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, तो वो कौन सा इतिहास ग्रंथ था? तो वो साथियों था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है ये, सॉरी जॉर्ज ग्रियर्सन जी का इतिहास ग्रंथ है ये, ठीक है। तो इन्होंने किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो बी ऑप्शन में हमारे पास है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? अब हमने साथियों बताना है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। ए ऑप्शन में हमारे पास संवंत 1275 से संवंत 1700, बी में है संवंत 1275 से संवंत 1800 तक,
ठीक है, और संवंत सी में है 1375 से 1850 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है वो इनमें से साथियों कोई नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, वो इनमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन कैसे? क्योंकि जो देखो भक्ति काल का जो समय सीमा है वो है संवंत 1375 से संवंत 1700 तक। ठीक है जी, 1700 तक। आचार्य शुक्ल जी जो कि सर्वमान्य है, ठीक है, बहुत से इतिहासकारों ने सहमति को प्रगटाया है, तो ये बिल्कुल सही है 1375 से 1700 तक। ठीक है, उपयुक्त में से तो हमारा इनमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है साथियों कि इनमें से कोई नहीं। शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? ए रत्नाकर जी, बी भूषण कवि, सी ठाकुर या डी आलम। ठीक है, तो शिवा वामनी के जो रचनाकार हैं साथियों वो है हमारे पास भूषण। भूषण कवि जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकालीन कवि है भूषण। ठीक है, भूषण कवि ने लिखी शिवा वामनी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो कौन है इनमें से? ए विष्णु स्वामी, बी निर्माकाचार्य, सी हित हरिवंश या डी मध्वाचार्य। तो निम्नलिखित में से ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं साथियों वो है मध्वाचार्य जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन में हमारे पास मध्वाचार्य जी हैं, तो इनमें से जो मध्वाचार्य है बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो मध्वाचार्य जी है। ठीक है साथियों, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो एमसीक्यू जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आपको आगामी परीक्षाओं के लिए काफी सहायक है। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे जो है पंजाबी, हिंदी, एसएस मास्टर मिनिस्टर कैडर का हिस्सा बनने के लिए आप हमें जो है इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है, और हिंदी मास्टर कैडर के लिए भी आप हमें जो है जो कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और अच्छी प्रकार से आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे ताकि आपका बार बार अभ्यास होता रहे और आप जो है आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें जो है आप सफलता हासिल कर सके। ठीक है साथियों, तो आप जो है हमारी कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यू के समेत आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा आप हमारा बने और इन नंबरों पर आप हमसे जो है संपर्क कर सके। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड और प्लस लाइव क्लासें भी आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ फ्री डेमो आपको देखने के लिए आप जो है टेट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप हमारे जो है फ्री जो है व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि अपना नेम, सिटी यानी कि शहर या गांव, कोर्स, आप जो भी कोर्स आप जो है लेना चाहते हैं, हमसे जो ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं जिस कोर्स की, ठीक है, और मेल या फीमेल आप इनमें से, ठीक है, आप टाइप करके इन्हें आप जो है हमें इन नंबरों पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबरों से भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप डाउनलोड आप ऐप को भी जो है आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, और किसी भी तरह का फ्री डेमो देखने के लिए आप जो है हमारी ऐप पर जो है हमारी ऐप जो है उस पर आप प्ले स्टोर से आप इसको एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, उन पर भी विचार विमर्श होगा। ठीक है, अधिक से अधिक हमारी यही जो है बिल्कुल कामना रहेगी, हम आपको ना अधिक से अधिक जो है एमसीक्यू आपको जो है दे ताकि आप जो है अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से आप अपनी जो है तैयारी आगामी परीक्षाओं की कर सके। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नए मतलब क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर से रूबरू हो जाएगा। ठीक है, तो तभी के लिए धन्यवाद।